हेलो नमस्ते। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ये आप थोड़े अलग तरीके से पढ़ने वाले हो। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम केस लॉस पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और अलग भी हो जाती है ये वीडियो। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके किस पार्ट में दिए हैं तो आपको पता होगा। ये आपके पार्ट 3 में गिवन है। ठीक है, ये आपके पार्ट 3 में गिवन है और ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अब फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मूल अधिकार हैं, ये हम डिराइव कहाँ से करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लेते हैं। तो ये अभी मैं आपका बस एक बेसिक बिल्ड कर रही हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए जो है वहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। सेकंड बात करते हैं तो ये हमने इंग्लैंड के बिल ऑफ राइट से भी लिए हैं। और थर्ड बात करते हैं तो ये फ्रांस के डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ अ मैन से लिए गए हैं। तो आपको अभी तक बस इतना पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं। तो आपको ये भी यहाँ से पता चलता है कि हमने बिल ऑफ राइट्स ऑफ इंग्लैंड और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ अ मैन फ्रांस, ये यहाँ से भी राइट्स को डिराइव करा है। अगर बात करते हैं हम ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट में बी ट्रेस्ड टू द 13th सेंचुरी इंग्लैंड। तो ये 13वीं सेंचुरी इंग्लैंड से ही ट्रेसिंग स्टार्ट हो जाती है फंडामेंटल राइट्स की। और ये मैग्ना कार्टा है, इज द चार्टर ऑफ द राइट्स इशूड बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो जो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे उनने ये चार्टर ऑफ राइट जो मैग्ना कार्टा था उसे इशू किया था। इट इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, जो किंग जॉन ने करा था इशू। ठीक है, तो आपको इतना यहाँ से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। तो आपको पता होगा कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसिएबल, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक लॉन्ग और कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट है जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स की। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिनका वायलेशन होने पे हम कोर्ट में जाकर सू कर सकते हैं। ठीक है, किसी को, तो ये जस्टिसिएबल इन नेचर होते हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। वाइल सम ऑफ दीज राइट्स आर अवेलेबल टू द सिटीजन, अदर आर अवेलेबल टू द फॉरेनर। अब आपको यहाँ से कुछ आर्टिकल्स आपके दिमाग में तुरंत हिट करने चाहिए कि कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ आपके सिटीजन्स को दिए गए हैं और कौन से वो आर्टिकल्स हैं, कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को और सिटीजन्स को दोनों को ही दिए गए हैं। तो अगर आपको पता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30, ये ऐसे 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके सिटीजन्स को दिए गए हैं। ये आप फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, ये फॉरेनर पे अप्लाई नहीं होते हैं ये 5 आर्टिकल्स। लेकिन और जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो आपके फॉरेनर और उसके साथ साथ आपके सिटीजन्स दोनों पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स यहाँ से ऐसे याद रखना है। ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं, अगर दिमाग में आपके रहेंगे तो इट्स बेटर टू क्लियर एनी एग्जाम। ठीक है, फिर बात करते हैं any law made by the parliament which is in the contravention with the fundamental right shall be declared void by the court। अब कोई भी ऐसा लॉ है जो आपको जो कोर्ट को लगता है कि वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो वो डिक्लेयर कर देगा वॉइड। ठीक है, उसको खाली डिक्लेयर कर देगा कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स आर मोर सैक्रोसेंट, ये ज्यादा सैक्रोसेंट होते हैं। ठीक है, अति पवित्र होते हैं नेचर में देन दी ऑर्डिनरी राइट्स।
ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 राइट। अब आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम इसमें 7 राइट हुआ करते थे, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी हटा कैसे दिया गया था, तो वो आर्टिकल 31 में आता था राइट टू प्रॉपर्टी आपका, और राइट टू प्रॉपर्टी आपका आर्टिकल 31 से डिलीट करके उसे बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से डिलीट किया गया, और उसको अब 300A आर्टिकल में पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। तो ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से उसको हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है इन दी पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब हम सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स के साथ बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया गया है पूरा, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे। ये एक लीगल राइट का स्टेटस इसने पा लिया है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियसली, ठीक है, कि इसका स्टेटस क्या है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है कुछ आपके 6 राइट्स हैं। वो 6 राइट्स कौन कौन से हैं, तो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये आपके 6 राइट्स आ जाते हैं। दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनके आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं, और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं वो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट दिए हैं, और यहाँ पे इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स हैं। तो देखिए एक्सप्रेस फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, दीज राइट्स हैव बीन एक्सप्रेसली स्टेटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गारंटी करके दिया है इन राइट्स को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इम्प्लाइड क्या है, दीज राइट्स हैव बीन गारंटीड बाय वर्च्यू ऑफ रिकॉग्निशन बाय द कोर्ट्स। तो ये कौन से राइट्स हैं जो कोर्ट अपने रिकॉग्निशन से, यानी अपनी दिमाग अपने वर्च्यू से उनको फर्दर एक्सटेंड करता है और बोलता है कि ये राइट आपका पर्टिकुलर दिया गया है, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। तो एग्जाम्पल में जो जैसे आपका जो राइट टू लाइफ है वो आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, तो रफली आपके स्टार्टिंग में राइट टू लाइफ ही था, ठीक है। लेकिन अब इम्प्लाइड उसकी जो इम्प्लाइज कंडीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अपनी बुद्धि से जो है उसको डिराइव किया है, वो क्या है, अब राइट टू लाइफ में ही आपका राइट टू प्राइवेसी भी आ जाता है, राइट टू लाइवलीहुड आ जाता है, आर इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 एज बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये आपका एक राइट टू लाइफ के सब पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, बिकॉज द रिकॉग्निशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्यों, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी दिमाग से और अपनी नेचुरल जस्टिस वाले सिस्टम से रिकॉग्नाइज किया है। Similarly, freedom of media has been recognized as the right under Article 19। उसी तरीके से जो freedom of media है ये आपका Article 19 में भी ऐसे ही recognize किया गया है। तो अगर देखिए इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ठीक है, द अग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी जो भी चीज़ है उसे याचिका को दाखिल करवा सकता है। आपको ये याद रखना है, फॉर इट्स इन्फोर्समेंट अंडर आर्टिकल 32। तो ये जो रिट्स जारी करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में दिया गया है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दिया गया है। अगेन आपको यहाँ से ये याद रखना है कि हाई कोर्ट को जो है रिट जारी करने का जो अधिकार है वो थोड़ा सा वाइड पावर्स दी जाती हैं। वो फंडामेंटल राइट्स पे तो कर सकता है, और उसके साथ साथ लीगल राइट पे भी अलाउ कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे ही रिट्स को जारी कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना है। एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज हो जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस की। तो देखिए इस टेबल को अपने दिमाग में आप रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस टेबल को बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा, और इसको आप ये पीडीएफ भी आपको एक्सेस करा दी जाएगी। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लांस की बात करते हैं तो वो आर्टिकल कौन से आर्टिकल्स हैं, राइट टू इक्वालिटी आपका 14 to 18 है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम 19 to 20 तक 22 तक डिस्कस करता है। देन राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 तक डिस्कस करता है। आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक डिस्कस करता है। जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं वो 29 और 30 में है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपकी आर्टिकल 32 में है, जिसके अंदर रिट्स जारी करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को। तो सबसे पहली बात तो आर्टिकल्स, मैंने अभी जब फंडामेंटल राइट्स जब मैं डिस्कस कर रही थी तो मैंने बताया था आपको 12 से लेके 35 है। तो आर्टिकल 12 और 13 भी तो हैं, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए आर्टिकल 12 और 13 क्या है। देखिए, ये वीडियो आपकी सब पार्ट्स में होने वाली है, तो आप इसको ज़्यादा लेंथी ना हो, इसीलिए मैं इसको छोटा छोटा करके डिवाइड करूँगी ताकि आप इसको बहुत ध्यान से देखो। तो आर्टिकल 12 और 13 हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में हम पूरा आर्टिकल और उसके साथ साथ उसके केस लॉस को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपकी फॉल करती है आर्टिकल 12 में, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और इसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही आप फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हो। दिस मीन्स दैट यू कैन गो टू द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ योर राइट्स ओनली व्हेन द स्टेट डिनाइज इट टू यू, ठीक है। जब एक स्टेट आपको आपके फंडामेंटल राइट देने से मना करेगा, तभी आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पे पर्टिकुलर केस रजिस्टर करा सकते हो। व्हेन अ प्राइवेट पर्सन वॉयलेट्स योर फंडामेंटल राइट, यू कांट यूज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट, ठीक है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट है वो आप यूज नहीं कर सकते जब आप एक प्राइवेट पर्सन आपके राइट्स को वॉयलेट करेगा। Hence, for this reason, it was important to understand what will be covered under state. तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्टेट में कवर क्या होता है, स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो what will be not और क्या नहीं आती हैं। For this reason, आर्टिकल 12 gives this definition of the state. तो इसी रीज़न की वजह से जो आर्टिकल 12 है वो आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि आर्टिकल 12 हैज़ डिफाइंड द टर्म स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ पार्ट 3। तो जो आर्टिकल 12 है उसने स्टेट को डिफाइन किया है पार्ट 3 के पर्पस से। अकॉर्डिंग टू इट द स्टेट इंक्लूड द फॉलोइंग। तो स्टेट में क्या क्या आता है, आपकी गवर्नमेंट आती है, आपकी पार्लियामेंट आती है इंडिया की, दैट इज एग्जीक्यूटिव आती है, और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आती है। यानी आपकी जो एग्जीक्यूटिव, जो आपके पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं उनकी ऑर्गन, और जो आपके लिए लॉज बनाते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, उनकी ऑर्गन आती है यूनियन गवर्नमेंट की। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट भी आता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी आती है। यानी यूनियन गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी आपकी यहाँ कवर होगी। फिर सी डिस्कस करते हैं कि ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं वो सारी आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। फिर डी आपका क्या है, ऑल अदर अथॉरिटीज लाइक स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। याद रखिए, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब आपको पता होना चाहिए। जिसको लॉ के थ्रू बनाया गया है कोई ऐसी अथॉरिटी, उसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं, और जिसको लॉ के थ्रू नहीं बनाया गया है, बस ऐसे ही एक एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन से उसे फॉर्म कर दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी। तो उन बॉडीज जैसे कि LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा, ये सब आपकी स्टेट की डेफिनेशन में कवर होती है। तो अब मैंने बोला था कि आपकी ये वीडियो कैसे डिफरेंट होने वाली है ऑल लेक्चर से। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कैन जुडिशरी भी स्टेट, क्या जुडिशरी स्टेट हो सकती है। तो यही केस लॉ आया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में। तो देखिए, इसमें क्या था कि एपेक्स कोर्ट रीअफर्म्ड एंड रूल दैट जुडिशियल प्रोसीजिंग कुड नॉट बी सेड टू वायलेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड दैट
it is a settled position of law that superior court of justice did not fall within the ambit of state. तो इस केस में बोला साफ साफ कि जो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारा, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है, और अदर अथॉरिटी और उसकी जो अदर अथॉरिटीज हैं वो भी फॉल नहीं करती हैं अंडर आर्टिकल 12. ठीक है, तो ये बात करता है. अब देखिए आपके माइंड में जब मैं स्टेट की डेफिनेशन कर रही थी तो उस वक्त आपके माइंड में क्वेश्चन भी आया होगा कि क्या जुडिशरी फॉल डाउन करती है, तो वहां पे जुडिशरी नहीं कर रही है. और ये किस केस में आ रहा है, ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में आ रहा है. दिस लीव्स विद अस विद अ रैशनल दैट अ सुपीरियर जुडिशियल बॉडी व्हेन एक्टिंग जुडिशली. तो जो सुपीरियर जुडिशियल बॉडी है और जब वो जुडिशली एक्टिंग कर रही होती है, मतलब जब वो एक्ट में होती है, जब वो प्रोसेस में होती है, वुड नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. तो वो डेफिनेशन की जो स्टेट की डेफिनेशन उसमें फॉल नहीं करती है, बट व्हेन इट परफॉर्म एनी एडमिनिस्ट्रेटिव और सिमिलर फंक्शन. लेकिन जब वही जुडिशियल बॉडी अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर कोई फंक्शन कर रही होती है, ठीक है, जब वो अपना कोई अदर फंक्शन कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, मान लीजिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तब वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगी. तो ये सिर्फ हमेशा एक ही नहीं है कि अब एक बार बना दी और उसे चेंज नहीं करेंगे, नहीं. यहाँ पे अगर वो अपना कोई फंक्शन परफॉर्म अलग कर रही है जुडिशियल फंक्शन से, परे कोई और परफॉर्म कर रही है फंक्शन, तो उस वक्त वो इस स्टेट की डेफिनेशन में कवर की जाएगी. एंड दैट रेमेडी कुड बी शॉर्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. तब उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे भी सू किया जा सकता है. ठीक है, तो आपका ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब देखिए आर्टिकल 13. तो आर्टिकल 13 हैज सीन इन ट्रू प्रोस्पेक्ट्स. तो आर्टिकल 13 को दो प्रोस्पेक्ट्स में देखा जाता है. ऑल दोज लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट एट अ टाइम. तो और जितने भी लॉज हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट एट अ टाइम व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स शैल बी इनवैलिडेटेड. ठीक है, वो सारे लॉज आपके इनवैलिड घोषित कर दिए जाएंगे. और उसके साथ साथ बी क्या है, इट ऑल्सो इम्पोजेज अ प्रोहिबिशन upon the state not to make any law which takes away or abridges the rights conferred by this chapter. तो वो कोई भी laws prohibit नहीं करेगी state. ठीक है, not to make any law, कोई भी law नहीं बना सकती है which takes away or abridge the right conferred by this chapter. यानी जो भी fundamental right violate करेगा तो ऐसा कोई भी law वो नहीं बना सकता है state. ठीक है, अब देखिए importance क्या है आर्टिकल का. It makes expression provision for judicial review of legislative enactment as to their conformity with the constitution. अब यहाँ पे judicial review का जो concept है वो लागू हो जाता है. ठीक है, judicial review एक बहुत ही important जो हमारा हम जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो ये यहाँ पे लागू हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 13 क्या है, वो टीथ है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. तो ये आपको याद रखना है, ये फंडामेंटल राइट के टीथ है आर्टिकल 13 आपका. as it is this article that makes the fundamental rights enforceable and justiciable in the court. यही वो आर्टिकल है जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके कोर्ट में इनफोर्स भी किए जा सकते हैं और जस्टिफाई भी किए जा सकते हैं. आर्टिकल 13 फर्दर प्रोवाइड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 13 ही वही आर्टिकल है जिसने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है. इवन दो आर्टिकल 13 डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट. देखिए पहले बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो लॉ नहीं होता है और उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में. ठीक है, बट इट वॉज established during the case of केशवनंदा भारती केस. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है. ठीक है, कभी भी इसको हिस्ट्री ऑफ
केस लॉज में भूला नहीं जा सकता। तो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन वायलेटिव नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो जिसको लॉ के एम्बिट से बाहर निकाल दिया गया था, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा था। इस वजह से उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको वायलेट कर रहा था, और इस वजह से इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है उसको भी लॉ के एम्बिट में रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपने इस वीडियो में इतना पढ़ा कि केशव नंदा भारती केस क्या डिस्कस कर रहा था। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि आर्टिकल 12 में हमारी स्टेट की डेफिनेशन आ जाती है, और आर्टिकल 13 में आपकी लॉ की डेफिनेशन आ जाती है कि आखिर लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी हैं। अब देखिए, जितने भी केस लॉज हैं वो हमको आगे फर्दर पढ़ने हैं, और इसको यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, केस लॉस। ठीक है, तो केस लॉस के साथ आपको ये सारे आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।